नमस्कार। आज की कहानी है तुमसे पूछा नहीं था और इसे लिखा है मीनाक्षी स्वामी ने। रात का समय, भोपाल रेलवे स्टेशन, कर्नाटक एक्सप्रेस। बैंगलोर जाने के लिए एक युवक चढ़ा। उसने देखा कि वह उसकी रिजर्व बर्थ पर गहरी नींद में सोई है। सभ्यता के नाते उसे जगा नहीं पाया और ऊपर की खाली बर्थ पर लेट गया। जाने कब नींद लग गई। सुबह उठा तो देखा वह युवती उठकर बैठी हुई है और सुबक सुबक कर रो रही है। रोने के कारण उसकी आंखें लाल होकर सूज चुकी हैं। तभी सामने वाली बर्थ पर लेटी स्त्री उठी। उसने पूछा, क्या हुआ? युवती कुछ नहीं बोली। स्त्री उठकर लड़की के पास जा बैठी। उसके कंधे पर हाथ रख आत्मीयता से पूछने लगी, बताओ तो क्या बात हो गई? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। युवती अब भी कुछ नहीं बोली। अलबत्ता रोते रोते उसकी हिचकियां जरूर बन गई। अब उस स्त्री ने युवती का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसके गालों पर टपके आंसू पोंछकर बड़े ममत्व से पूछा, क्या मनी बैग और टिकट वगैरह चोरी हो गए? उसने नहीं में जोर से सिर हिलाया। कुछ तो जवाब दिया। उस स्त्री की आशा जगी। युवक की उत्सुकता बढ़ी। तो क्या सामान खो गया? नहीं। अब की बार वह हिचकी लेते लेते बोली। फिर क्या हुआ? स्त्री ने पूछा तो युवक उठकर बैठ गया। अब वह जरूर जवाब देगी। वह रोते रोते उस स्त्री के कंधे से लग गई और बड़ी मुश्किल से बोल पाई, मेरी मेरी माँ नहीं रही। उसका सिर और कंधा ममता से थपथपाकर स्त्री ने पूछा, तो क्या वहीं जा रही हो? अब वह फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर रोने के बाद जब उसका दिल हल्का हुआ तो स्त्री के कंधे से अलग होकर बोली, नहीं, वहीं से वापस आ रही हूँ। तुम तो शायद विदिशा से चढ़ी थी ना? हाँ, मेरा घर वहीं है। अब तक वह काफी कुछ सहज हो गई। आप कहाँ तक जाएंगी? उसने स्त्री से पूछा। मैं तो मैसूर जाऊंगी। और तुम? मुझे बैंगलोर ही जाना है। दोनों की बातचीत रफ्तार पकड़ चुकी थी। न जाने क्यों युवक के उत्सुक कान भी उधर ही लगे थे। अपने घर से दूर यहाँ अकेली रहती है। किराए पर 2 कमरे ले रखे हैं। मकान मालिक अच्छे हैं, मगर परदेश का अकेलापन उसे बहुत खलता है। सबसे इतनी दूर, न किसी के सुख दुख में जा सकते हैं, न कोई सुख दुख में आ पाता है। माँ की खबर भी मिली, मगर उनके अंतिम दर्शन न कर पाने की कसक इसी दूरी की वजह से उसके मन में रह गई थी। अब 13वीं के बाद वापस लौट रही थी। वह युवक ऊपर की बर्थ से उसे साफ साफ देख पा रहा था। कभी बहुत मुखर होती तो कभी चुप होकर कुछ सोचने लगती। आंखों से आंसू टपकने को होते तो अपनी खूबसूरत पतली लंबी उंगलियों से पहले ही पोंछ लेती, टपकने न देती। उसने न चाय पी न नाश्ता किया। स्त्री के बहुत आग्रह पर बेमन से 2 घूंट पानी पिया। बस उसका मन ही नहीं था। ट्रेन अपनी गति से चलती रही। नागपुर आया तो वह युवक जिस बर्थ पर लेटा था वहां कोई आया। उसे याद आया वह युवती उसकी बर्थ पर है। वह देर तक द्वंद्व की स्थिति में रहा, उसे कहूं या नहीं। युवती खिड़की से सिर टिकाकर कुछ सोच रही थी। अपने संकोच को परे ढकेलकर किसी तरह युवक ने कहा, यह बर्थ शायद मेरी है। वह कुछ देर सोचती रही, फिर पर्स से टिकट निकाल कर देखा और बोली, मेरे टिकट पर भी यही बर्थ नंबर लिखा है। उसने टिकट युवक को पकड़ा दिया। उसने देखा तो वह भी हड़बड़ा गया। वह ठीक कह रही थी। फिर युवक ने भी अपना टिकट निकाला। उस पर भी वही बर्थ नंबर था। उसने अपना टिकट उसे बताया। वह भी हैरान थी।
पास बैठी स्त्री ने उनके हाथ से दोनों टिकट लेकर ध्यान से देखे। ओह, तुम्हारे टिकट पर तो आज की तारीख है, पर तुम कल यानी एक दिन पहले ही रवाना हो गई। उस स्त्री ने बताया तो वह घबरा गई। रुआसी होकर सिर्फ इतना भर कह पाई, अब क्या होगा? युवक स्थिति संभालते हुए बोला, घबराने की कोई बात नहीं, मैं कहीं एडजस्ट हो जाऊंगा, आप आराम से बैठिए। वह स्त्री बात काट कर बोली, मगर टीसी, उसका क्या करोगे? वह फिर परेशान। युवक ने दिलासा देते हुए कहा, मैं उससे बात कर लूंगा, शायद मेरा परिचित निकले, मेरे रहते आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मगर वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई। वह स्त्री भी चिंतित थी। चिंतित तो वह युवक भी था। टीसी आया। उस युवक से परिचित तो नहीं, पर भला आदमी था। उसकी समस्या को उसने अपने स्तर पर सुलझा दिया। फिर अन्य यात्रियों का सहयोग भी था। वे सज्जन जिनकी बर्थ पर वह युवक पिछली रात सोया था, उसे एडजस्ट करने को तैयार हो गए। पूरे सफर में वह युवती सभी के प्रति कृतज्ञ बनी थी। उस युवक के प्रति तो विशेष रूप से। वह उस स्त्री से बोली, जब मैं आ रही थी तो चाची ने समझाया था, ट्रेन में रोना मत, किसी को अपना दुख मत बताना, दुनिया बहुत बुरी है, क्या मालूम किसके मन में क्या हो, कौन फायदा उठा ले। अकेले सफर करना है, किसी तरह चुपचाप टाइम काट लेना। मगर आप लोगों ने मेरी कितनी मदद की, सबने मेरा दुख बांटा। फिर युवक की तरफ देखकर बोली, और आपने तो परेशानी में जिस तरह मेरा साथ दिया, मैं भूल ही नहीं सकती। कहते कहते उसका गला भर आया, आंखों से अश्रुधार बहने लगी। जब उसे पता चला कि वह युवक भी बेंगलोर में ही नौकरी करता है, तो आत्मीय आग्रह से बोली, कभी घर आइएगा। युवक की डायरी में उसने अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा। युवक ने देखा, चलती हुई ट्रेन के कारण उसकी डायरी में टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, सुमन। इतना सब कुछ जानकर भी नाम अब पता चला। उसने सोचा, वह भी उसकी डायरी में अपना नाम लिख चुका था। युवती ने पढ़ा, रवि। ट्रेन लेट चल रही थी। एक बार लेट होने का सिलसिला शुरू हुआ तो चलता ही रहा। दिन में 11 बजे के बदले रात के 11 बजे भी बेंगलोर पहुंच जाए तो बहुत। सभी यात्री अपने अपने कारणों से खींच रहे थे, परंतु सुमन चिंतित थी। जल्दी ही उसने अपनी चिंता व्यक्त भी कर दी। पूरी रात में अकेले घर जाने की चिंता। मकान मालिक के यहाँ यदि कोई हो तो फोन करके बुलवा लेना, उस स्त्री ने सुझाया। तो वह बोली, बुजुर्ग लोग हैं, इतनी रात को परेशान करना ठीक नहीं। फिर खुद ही सोच विचार कर बोली, रात को वेटिंग रूम में ही रुक जाऊंगी, सुबह चली जाऊंगी। फिर भी वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, मगर उसकी चिंता पहले से कम जरूर हो गई थी। बेंगलोर आने को हुआ तो रवि को लगा जैसे ट्रेन के भीतर इतने समय में एक परिवार बन गया था, जिसके सदस्य अब बिखरने को थे। स्टेशन पर उतरा तो उसके हाथ में 2 सूटकेस थे, एक अपना और एक सुमन का। सुमन अपना सूटकेस खुद लेने का आग्रह कर रही थी। रवि ने सामने ही वेटिंग रूम की तरफ इशारा करके कहा, इतनी दूर तो उठा ही सकता हूँ तुम्हारा बोझ। वह कुछ नहीं बोली। वेटिंग रूम में कदम रखते ही फूलों की खुशबू से दोनों की सफर की सारी थकान दूर हो गई। वहां बैठी अधिकांश स्त्रियां दक्षिण भारत की थीं। वे सब वेणी लगाई थीं और खुशबू से पूरा वेटिंग रूम महका रही थीं। स्टेशन की अजीबोगरीब गंध से कुछ पल मुक्ति मिली तो दोनों के मन तरोताजा हो गए। उसे वेटिंग रूम में बिठाते हुए रवि ने कहा, आपको आपत्ति न हो तो मैं छोड़ दूं घर तक? नहीं नहीं, आपको परेशानी होगी। वह हड़बड़ा गई। उसकी हड़बड़ाहट रवि की परेशानी से थी या उसके साथ जाने की परेशानी से?
रवि समझ नहीं पाया। उसे उबारने की कोशिश करते हुए बोला, वैसे आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वह बोली और उठ खड़ी हुई। ठीक है, यहाँ रात भर घर पहुंच जाऊं तो ठीक है, सुबह काम पर भी जाना है। वेटिंग रूम के फूलों की महक से भीतर तक भरा हुआ रवि उसके साथ चला। उसे उसके घर छोड़कर लौटा, नहा धोकर कुछ खा पीकर लेटा तो नींद लग गई। और अचरज की बात, सपने में देखा वही सुमन। दोनों शाम को घूमने गए हैं। रवि ने वीणी ली, घर जाकर उसे दी। वह शर्माई, कुछ कहना चाहा मगर कह न पाई, फिर धीमे से पीछे घूम गई। रवि ने वेणी उसके बालों में लगा दी और वह उससे लिपट गई है। उसकी सांसों में फूलों की महक समाने लगी। इसके साथ ही रवि की नींद खुल गई। इधर सुमन भी घर पहुंचकर नहाई, सफर की थकान उतारकर सोने की कोशिश करने लगी, पर सो नहीं पाई। कभी माँ की यादें घेर लेती तो कभी यहाँ के अकेलेपन की बोझिलता में रवि के आत्मीय संबल की फुहारें उसे राहत देती। कितनी भली है यह आत्मीयता और कितना भला है रवि। इन्हीं विचारों में जाने कब तक खोई रही, कब नींद लगी पता नहीं चला। अगले दिन दफ्तर गई, पर काम में मन नहीं लगा। कान मोबाइल पर ही लगे थे। घंटी बजती तो उत्साह से उठाकर देखती, पर रवि का नाम नहीं आता। बार बार मोबाइल देखती, कोई संदेश हो, मगर हर बार निराशा ही मिलती। सोचा वही फोन करे, पर स्त्री सुलभ स्वाभाविक संकोच ने उसे रोक लिया। रवि भी सुमन के फोन का इंतजार करता, निराश होता रहा। उसने सोचा वही फोन करे, बार बार मोबाइल उठाता और रख देता, कहीं सुमन अन्यथा न ले ले। पूरा सप्ताह इसी पशुपेश में बीत गया। अगले ही दिन उसे घर से बुलावा आ गया। अभी ही तो लौटा है, वह खींच गया। छुट्टी भी मुश्किल से ही मिली। इधर सुमन अपने संकोच से उभरी। उसने रवि को मोबाइल लगाया तो आउट ऑफ कवरेज एरिया का रिकॉर्ड बजता रहा। फिर उसने दफ्तर में फोन लगाया, जवाब मिला। सुमन हैरान हो गई, अभी तो घर से लौटा है, फिर से घर जाने का कारण क्या पता शादी हो रवि की, पर उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। पता नहीं शादीशुदा ही हो, बच्चा, पत्नी, कोई बीमार हो या फिर कोई और दुर्घटना। सुमन के मन में सैकड़ों आशंकाएं एक साथ कौंधी। उसे याद आया, हड़बड़ाहट में यह भी नहीं पूछ पाई कि कितने दिनों की छुट्टी ली है। दोबारा फोन किया, पता चला 3-4 दिन की छुट्टी ली है। इन 3-4 दिनों सुमन का जरा भी मन नहीं लगा। एक सफर में इतनी आत्मीयता, क्या यह केवल आत्मीयता है? यह मुझे भीतर तक क्यों भेद रही है? कहीं यह पता नहीं, सुमन ने अपने आप से पूछा। इसी तरह 4 दिन बीते। धड़कते दिल से मोबाइल लगाया, फिर वही आउट ऑफ कवरेज एरिया का रिकॉर्ड। दफ्तर में फोन लगाया तो पता चला छुट्टी पर गए हैं, पूरे हफ्ते भर बाद आएंगे। सुमन की उलझन और बढ़ गई। फिर भी न जाने क्यों मन के किसी कोने में छोटी सी आशा थी कि कभी रवि ही वहां से फोन कर ले, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सप्ताह बीतते ही सुबह सुबह सुमन के मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर रवि का नाम चमकता देख सुमन को राहत मिली। उसकी आवाज सुनकर सुमन खिल गई। सुमन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, सुमन हड़बड़ा गई।
आज ही लौटा हूँ छुट्टी से। तुम्हारे फोन थे, मेरे मोबाइल पर मैसेज आए। कोई खास बात? नहीं, बस यूं ही। आप अचानक फिर घर गए थे। सब ठीक तो है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। फिर? कुछ नहीं, वो फोन पर नहीं बता सकता। अच्छा, तो फिर घर आ सकेंगे? ठीक है, शाम को घर आता हूँ। न जाने क्या बात है, सुमन फिर परेशान हो गई। शाम को रवि आया। अब सुमन से रहा नहीं गया। कहाँ गायब हो गए थे? अपनेपन की बेचैनी भरे शिकायती स्वर को रवि ने साफ महसूस किया। फिर सुमन को खिजाते हुए बोला, लड़की देखने बुलाया था। घर पर तो सबने फाइनल कर लिया था, बस मेरी ही हाँ का इंतजार था। फिर तुमने हाँ कर दी? सुमन का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, सुमन के सफेद पड़े चेहरे को देख वह मुस्काया। क्यों? क्योंकि तुमसे पूछा नहीं था।